हर बार जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो आपका नाम चर्चाओं में रहता है, मगर उसके बाद फिर सुनने को नहीं मिलता है। क्या मलाल है कि अभी तक बड़ा दायित्व संगठन हो या सरकार ने नहीं दिया है? इन सड़कों पे न जाते हुए आपसे एक सवाल ज़रूर करूँगा कि आप स्वयं ही बता दें कि अब कौन से क्षेत्र बचे हुए हैं, जहाँ सड़क पहुँचनी है? क्योंकि 606 करोड़ का तो जो रिपोर्ट कार्ड है वो सामने है। बावजूद उसके क्या लगता है आपको कि अभी भी क्या कुछ ऐसा रह गया है जो कि करना है आगे इन 3 सालों में? 606 करोड़ रुपया कोई मंजिले मकसूद नहीं है। मंजिलें अभी भी बहुत आगे तक की हैं, जहाँ कि टू एनी एक्सटेंट किसी भी हद तक जा कर के मैं चाहता हूं कि रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र की मैं सेवा कर सकूं। आज भी चुनौती बनी हुई है, चाहे कृषि महाविद्यालय का मसला हो, चाहे सैनिक स्कूल का मसला हो, कलियासौड़ जो बाईपास है उसका मसला हो, ये आज भी चुनौतियां हैं। क्या मानते हैं रुद्रप्रयाग विधानसभा की अगर मैं बात करूं, रोजगार और स्वरोजगार की स्थिति क्या है, आपके प्रयास क्या रहे हैं? मौजूदा जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, कितना हेल्प करती हैं विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में? मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाता, क्या एनर्जी दुगनी रहती? निश्चित रूप से जब आपको कोई बर्थ मिलती है तो आपके बहुत सारी क्षमताएं स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी जी आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनके साथ अगर मैं कहूं तो गढ़वाल लोकसभा चुनाव के जो संयोजक हैं, प्रभारी हैं, विजय कपवाण जी यहाँ बैठे हुए हैं। रुद्रप्रयाग विधानसभा की जो संयोजक हैं, पूर्व भाजपा की जिलाध्यक्ष शकुंतला जगवाण जी यहाँ बैठी हुई हैं। और मौका खास है क्योंकि एक बड़ी लिस्ट मेरे हाथ में है। अभी तक हमने सुना है प्रेस कॉन्फ्रेंस आज विधायक जी की यहाँ पे हुई है। 2 वर्षों के कार्यकाल का जो रिपोर्ट है वो तमाम आज प्रेस के सामने रखा गया है। विधायक जी, अगर मैं शुरुआत करूं तो जो शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, तमाम मुद्दों से ये लिस्ट भरी हुई है। सड़कों के लिए तो संभवतः रुद्रप्रयाग विधानसभा में आपको सड़क पुरुष भी कहा जाता है। मैं इन सड़कों पे न जाते हुए आपसे एक सवाल जरूर करूंगा कि आप स्वयं ही बता दें कि अब कौन से क्षेत्र बचे हुए हैं जहां सड़क पहुंचनी है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोगों की अपेक्षाएं, लोगों के क्राइटेरियाज, लोगों के मानदंड समय के साथ बदलते रहते हैं। आज से 20 साल पहले जो गांव सड़कों से 5 या 10 किलोमीटर की दूरी पर भी होते थे, वो भी अपने को कनेक्टेड मानते थे। लेकिन आज गांव तो पूरे कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन जो हैमलेट्स हैं, जो उनके मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों को की भी ये डिमांड रहती है कि हमको भी रोड कनेक्टिविटी दी जाए। और सच बात कहूँ तो मेरे पास आज की तारीख में एक भी लंबी सड़क की डिमांड नहीं है। जितनी भी सड़कें हैं सब 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर इस तरह की डिमांड है। तो इसी से हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि लोगों की जो अपेक्षाएं हैं सड़क को लेकर के, वो किस तरह से बदली हैं पिछले 10-5 सालों में। विधायक जी, क्योंकि जो ये पूरा पुलिंदा है विकास कार्यों का रुद्रप्रयाग विधानसभा का, जो मैं देख पा रहा था, तकरीबन 606 करोड़ रुपए की वो तमाम विकास योजनाएं हैं जो इन 2 वर्षों में जो मौजूदा कार्यकाल आपका है उसकी ये रही हैं। अगर मैं अभी भी कहूँ तो आज भी कई चुनौतियां आपके सामने हैं, क्योंकि 606 करोड़ का तो जो रिपोर्ट कार्ड है वो सामने है। बावजूद उसके क्या लगता है आपको कि अभी भी क्या कुछ ऐसा रह गया है जो कि करना है आगे इन 3 सालों में? हाँ, बिल्कुल। एक वाइब्रेंट सोसाइटी में वो कहते हैं कि सेटिस्फैक्शन इज़ द पॉइंट ऑफ डेथ। सेटिस्फैक्शन कभी भी हासिल नहीं हो सकता है, क्योंकि विकास की जो प्रक्रिया है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और मैंने कहा उसके मानक
हमेशा समय के साथ बदलते रहते हैं। तो 606 करोड़ रुपया कोई मंजिले मकसूद नहीं है। मंजिलें अभी भी बहुत आगे तक की हैं, जिनके बारे में मन में है कि वहाँ तक पहुँचना है। तो निश्चित रूप से मैं निरंतर प्रयत्नशील रहूँगा कि अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, और क्योंकि मैं 5 चुनाव हारा हूँ तो हमेशा मेरे मन में मैं इस दृष्टिकोण से सोचता हूँ कि ये जो 25 सालों का नुकसान मेरे क्षेत्र को उठाना पड़ा, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जब तक क्षेत्र से आपका भावनात्मक लगाव नहीं होगा, एक इमोशनल अटैचमेंट आपका नहीं होगा, तब तक आप अपना 100% कभी भी नहीं दे सकते हैं। तब तक आपकी निष्ठाएं निश्चित रूप से विभाजित रहती हैं। जिन क्षेत्रों से आप आए हैं, मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूँगा कि कंडारी जी हमारे टिहरी जनपद से थे, और उस जनपद का नेता होने के नाते वहाँ के लोगों से भी, वहाँ के लोगों की भी उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं रहती थी। हरक सिंह जी तो पौड़ी के थे, तो और कई क्षेत्रों से चुनाव लड़ चुके थे, उन क्षेत्रों के लोगों की भी उनसे अपेक्षाएं रहती थी। तो इसलिए वो चाह कर के भी शायद कभी मुकम्मल तौर पे इस विधानसभा के लिए काम नहीं कर पाए। लेकिन क्योंकि मेरी अन्य किसी भी क्षेत्र के प्रति न तो कोई नैतिक उत्तरदायित्व है, न कोई संवैधानिक उत्तरदायित्व है, मैं पूरी तरह से अपने रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के लिए डेडिकेटेड हूँ। इसलिए मेरा जो डेडिकेशन है वो हर लेवल तक, कहते हैं कि टू एनी एक्सटेंट, किसी भी हद तक जा कर के मैं चाहता हूं कि रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र की मैं सेवा कर सकूं। विधायक जी, पिछले अगर जो पंचवर्षीय योजना है उसको जहाँ तक मुझे याद है, आपने 3 बिंदुओं को मुख्य रूप से फोकस किया था, शिक्षा को, स्वास्थ्य को और सड़क को, और वो आज क्षेत्रों में दिख भी रहा है। अगर मैं पिछली विधानसभा और इस विधानसभा की बात करूं, चाहे आपकी वो घोषणाओं में रहा हो या फिर पिछले जो हमारे विधायक थे उनकी घोषणाओं में रहा हो, आज भी चुनौती बनी हुई है। चाहे कृषि महाविद्यालय का मसला हो, चाहे सैनिक स्कूल का मसला हो, चाहे फरासू कलियासौड़ जो बाईपास है उसका मसला हो, ये आज भी चुनौतियां हैं। किस तरीके से इनको ले रहे हैं आप, और आगे भविष्य में क्या कुछ अब होना है? देखिए, जहाँ तक कृषि महाविद्यालय का प्रश्न है, मैं निरंतर प्रयासरत हूँ, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले समय में कृषि महाविद्यालय की स्थापना विधिवत रूप से होगी और चिरबटिया में होगी। देखिए, सैनिक स्कूल का मैंने जैसे कि आपको बताया, वो किसी एक विधानसभा का मामला नहीं है, वो उत्तराखंड सरकार का था, क्योंकि भारत सरकार ने सैनिक स्कूल उत्तराखंड के लिए स्वीकृत किया था। वो प्रदेश के पैमाने पे उसकी स्वीकृति हासिल हुई थी, और अब क्योंकि सरकार ने अपने मानक बदल दिए हैं, पीपीपी मोड में उसको कर दिया है, तो हम प्रयासरत हैं कि कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उसको पीपीपी मोड में ले ले। तो उसके बारे में आने वाले समय में क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक कृषि महाविद्यालय का प्रश्न है, कृषि महाविद्यालय पे जो है जल्दी काम शुरू होगा, और वो अपना स्वरूप जो है जिस तरह होना चाहिए वो होगा। बाईपास का जहाँ तक सवाल है, और इसके जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी कमज़ोरियों के चलते जो है वो अनावश्यक रूप से उसमें विलम्ब हो रहा है। और क्योंकि आप जानते हैं किसी एक कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रद्द करके दोबारा उस प्रक्रिया को करना जो है वो और भी टाइम टेकिंग होता है, और भी समय की उसमें दरकार होती है। तो अभी उस पे विचार हो रहा है कि उसको कंटिन्यू करना है, लगातार उसको ठेकेदार जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, और अगर ऐसा प्रतीत होगा कि वो आगे काम करने में सक्षम नहीं है, तो दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत किसी
कंस्ट्रक्शन कंपनी को वो काम दे दिया जाएगा। विधायक जी, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि भाजपा सरकार लगातार दावे तो कर रही है। आप क्या मानते हैं, रुद्रप्रयाग विधानसभा की अगर मैं बात करूं, रोजगार और स्वरोजगार की स्थिति क्या है, आपके प्रयास क्या रहे हैं? देखिए, जहाँ तक रुद्रप्रयाग का सवाल है, रुद्रप्रयाग के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं इस बात को लेकर के, जो उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, उसके अंतर्गत होम स्टे योजना के अंतर्गत बहुत सारे हमारे नौजवानों ने जो है सरकारी मदद हासिल की है। उसके अलावा हमारे पास राफ्टिंग को लेकर के पर्याप्त संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा वॉल्यूम है हमारे पास। हमारी चाहे अलकनंदा हो, मंदाकिनी हो, उसका जितना भी स्ट्रेच हमारे ज़िले के अंतर्गत आता है, वहाँ पे किसी तरह का कोई बांध नहीं है, निर्बाध रूप से नदियाँ बह रही हैं। तो यहाँ पे उसको लेकर के, राफ्टिंग को लेकर के, कयाकिंग को लेकर के बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। पिछले कुछ सालों से हम वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन के अंतर्गत चिरबटिया में लगातार हाफ मैराथन आयोजित कर रहे हैं। उससे कई हमारे नौजवान जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे की प्रतियोगिताओं तक पहुँचे हैं और आगे उसको और बड़े पैमाने पे करने का हम इरादा रखते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम नेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें, राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें, तो रुद्रप्रयाग के युवाओं के पास बेहतर अवसर हैं। चाहे वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, उसके अलावा भी बहुत सारी पर्यटन विभाग की और उद्योग विभाग के हमारे जिला उद्योग केंद्र के द्वारा यहाँ पे जो है बहुत बड़े पैमाने पे केदारनाथ मंदिर की रेप्लिका तैयार की जा रही हैं, जिसकी डिमांड जो है पूरे पैन इंडिया, पूरे देश के अंदर है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि स्वरोजगार की बहुत अच्छी संभावनाएं जो है वो रुद्रप्रयाग जिले में है। थोड़ा युवाओं को और जागरूक करने की आवश्यकता है। विधायक जी, क्योंकि किसी भी विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने में प्रशासनिक जो इकाइयाँ होती हैं, उनके सहयोग की काफ़ी अपेक्षा रहती है। मौजूदा जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, कितना हेल्प करती हैं विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में? देखिए, जहाँ तक प्रशासनिक इकाई का प्रश्न है, बहुत छोटा जिला है। प्रशासन के शीर्ष पे जिलाधिकारी होता है और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इस समय जो जिलाधिकारी हैं वो एक युवा है, बहुत उत्साही है, बहुत ऊर्जावान है और साथ-साथ एक प्रोफेशनल भी है। उससे जो है डॉक्टरी की शिक्षा उन्होंने हासिल की है, तो उनका बहुआयामी लाभ जो है वो ज़िले को मिल पा रहा है और मैं समझता हूँ कि जितना एक ज़िला प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए, पूरी संवेदनशीलता के साथ वो काम कर रहा है। विधायक जी, हर समय हम रुद्रप्रयाग जनपद को एक छोटा जनपद कह करके पुकारते हैं, जबकि यात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण भारत में रुद्रप्रयाग जनपद का नाम है। एक अहम जनपद इसे कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मुझसे कुछ पूछा गया था इस संबंध में, तो मैंने उनको लिख कर के दिया है कि यात्रा के दृष्टिकोण से यहाँ पे यात्रा मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि जो हमारा जिला प्रशासन है वो यात्रा काल में उसके जो क्रियाकलाप है उनमें किसी तरह का हिंड्रेंस ना हो, उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। इसलिए एक यात्रा मजिस्ट्रेट निश्चित रूप से हमको चाहिए। 25 साल और इन 7 सालों का कंपैरिजन अगर हम करें, जो आपके संघर्ष के समय रहे हैं, कितना संतुष्ट हैं अभी तक अपने कार्य व्यवहार से? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आश्वस्त ज़रूर हूँ कि जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद मुझे हासिल हो रहा है और आगे भी अगर मुझे इसी तरह से लोगों का आशीर्वाद हासिल हुआ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 25 सालों को
उनको वापस तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जहाँ तक हो सके इन वर्षों की मैं क्षतिपूर्ति कर सकूं। और मेरी कोशिश रहती है कि चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, बहुत आपने देखा होगा कि पिछले कार्यकाल में मैंने भारत की जो नवरत्न कंपनियां हैं उनके सीएसआर से भी बहुत काम जो है इस जिले में करवाए। उसका ताज़ा उदाहरण है कि लगभग 9 करोड़ की सोलर लाइट मेरे विधानसभा क्षेत्र में आई। हमारे गेल से जो है 5 डायलिसिस मशीनें आई। हमारी यूएसए की एक कंपनी है जिन्होंने ब्लड गैस एनालाइजर लगाए। हमारे ये जो ट्रस्ट है इनका ये मंगला माता जी। मंगला माता जी का, उसके माध्यम से जो हमारी डायलिसिस की व्यवस्था है वो यहाँ पर चल रही है। हमने एलएनटी से, मारुति से यहाँ पे जो है ऑक्सीजन प्लांट लगवाए हैं। तो मैं कभी भी ये नहीं मानता हूँ कि एक विधायक होने के नाते मैं कोई विशिष्ट व्यक्ति हो गया हूँ। एक जन सामान्य के तौर पे मैं हमेशा जो नवरत्न कंपनी है उनके अधिकारियों के पास गया, वहाँ मैंने अपनी डिमांड रखी और मुझे बेहद खुशी है कि मेरी बात को किसी ने भी नहीं नकारा। यहाँ पे आपने देखा होगा इंडियन ऑयल ने एक एक्सीलेंसी सेंटर बनाया, उसको संचालित करने के लिए 20 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से 3 सालों के लिए उन्होंने मुझे दिया। और हालांकि वो पैसा अभी तक भी पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाया, लेकिन अगर आगे भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो मैं निश्चित रूप से लाऊंगा। विधायक जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि लगातार दूसरी बार आप रुद्रप्रयाग विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिकॉर्ड मतों से आप विधानसभा में पहुंचे हैं। हर बार जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो आपका नाम चर्चाओं में रहता है, मगर उसके बाद फिर सुनने को नहीं मिलता है। क्या मलाल है कि अभी तक बड़ा दायित्व संगठन हो या सरकार ने नहीं दिया है? कतई नहीं, कतई नहीं। मुझे जब मैं टिकटार्थी था, सच बात तो यह है कि मैं बीजेपी में बिना किसी शर्त के आया था। मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी में मुझे विधानसभा का टिकट मिलेगा, और ख़ास तौर पे जहां माननीय मातवर सिंह कंडारी जी, डॉक्टर बोहरा जी, वीरेंद्र बिष्ट जी, मदन सिंह राउत जी जैसे बड़े बड़े लोग टिकटार्थी थे, तब मेरी कल्पना में भी नहीं था कि मुझे टिकट मिलेगा। भाजपा ने मुझे टिकट दिया। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए मंत्री क्या, मुख्यमंत्री से भी बढ़कर के ये चीज़ है। जिस आदमी ने उम्मीद खो दी थी कभी भी विधायक बनने की, उसको एक बार नहीं 2-2 बार विधायक बनने का मौका मिला है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये किसी, और जहाँ तक उसका सवाल है तो जनता की सेवा आप मेरा ये मानना है कि विधायक रहते हुए भी उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से एक मंत्री कर सकता है। और मेरे मुख्यमंत्रियों ने, चाहे वो त्रिवेंद्र जी रहे हों, चाहे वो धामी जी रहे हों, कभी भी मुझे इस बात का एहसास होने नहीं दिया कि मेरा कोई काम सिर्फ इसलिए रुक गया हो कि मैं महज एक विधायक हूँ। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाता, क्या एनर्जी दुगनी रहती? निश्चित रूप से जब आपको कोई बर्थ मिलती है तो आपके बहुत सारी क्षमताएं स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। लेकिन मुझे कतई इस बात का अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझसे भी कई वरिष्ठ लोग आज भाजपा में हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 6 बार 7 बार विधायक बन कर के आए हैं। तो हमारे काम हो रहे हैं, जनता के काम हो रहे हैं, मैं इतने में ही बहुत खुश हूँ।